हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम लोग रिवाइज करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 6, 11 एंड 12। ये सारे चैप्टर्स आपके फर्स्ट टर्म के सिलेबस हैं, सो वी आर गोइंग टू रिवाइज ऑल दीज चैप्टर्स टुडे एंड आई होप पूरा रिविजन एक क्लास में तो कंप्लीट नहीं हो सकता है, सो रिविजन वुड बी कंटिन्यूड फॉर सम क्लासेस। एंड जैसे कि आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने हैं, तो ज़्यादातर हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे। सो आई होप आप लोग सब पढ़ के आए हैं, ये सारे चैप्टर्स का थोड़ा बहुत रिवीजन आप लोगों ने किया हुआ है। अगर आप रिवाइज करके नहीं आएंगे तो मे बी इट वुड बी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू आंसर द क्वेश्चन। सो इसीलिए आई होप कि आप लोग रिवाइज करके आए हैं, और जो भी क्वेश्चन आज पूछा जाएगा सो प्लीज़ आंसर द क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन, ओके। और अपने सारे आंसर्स स्क्रीन से देख करके आप चेक कर सकते हैं whether you have given it correctly or not. I'll give you some time to answer and उस टाइम के ख़त्म होने के बाद we will be discussing the answers and मैं आंसर्स लिखूँगी स्क्रीन पे एंड आपको अपने आंसर को देखकर चेक करना है whether you have written it correctly or not. Okay? ठीक है. So I guess you all are ready for question number 1. So question number 1 is coming on your screen now. Right. So which of the following is an edible flower? Broccoli, cabbage, rose and potato. Okay, so your time starts now. आपको edible flower बताना है, मतलब जो ऐसा flower जो खाने के लिए कंज्यूम करने के लिए यूज़ किया जाता है, and that should be the flower part, not any other plant part. एंड 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, ब्रोकली, कैबेज, रोज़ एंड पोटैटो। आपको जो सही लगता है ऑप्शन उसको आप लिखिए अपने कमेंट सेक्शन में। आई एम गोइंग टू चेक वेदर यू हैव रिटन इट करेक्टली और नॉट, एंड एट द लास्ट जब आपका टाइम खत्म हो जाएगा, जितना टाइम मैंने आपको दिया है, लास्टली हम इसका आंसर आपको बताएंगे, ठीक है। तब तक जब तक मैं आंसर नहीं बता रही हूँ आपको, तब तक आपको अपना आंसर अपने कमेंट सेक्शन में लिखना है। Okay, so let us see who is going to give me this answer for the first time. Okay, देखते हैं। Okay, so now let us discuss the answer. यहाँ पर आपका आंसर होना चाहिए ब्रोकली। ब्रोकली इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 इसीलिए क्योंकि वो एक एडिबल फ्लावर है, लेकिन कैबेज एक तरीके का एडिबल लीफ है ना, लीव्स में आता है कैबेज। रोज़ तो एडिबल नहीं है, हम लोग रोज़ खा नहीं सकते हैं। एंड पोटैटो इज़ अ काइंड ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम, तो वो स्टेम के कैटेगरी में आता है, कैबेज लीफ के कैटेगरी में आता है। रोज़ तो एडिबल है ही नहीं, दैट इज़ अ नॉन एडिबल फ्लावर, एंड ब्रोकली इज़ अ काइंड ऑफ एडिबल फ्लावर। ओके, सो ऑप्शन ए ब्रोकली शुड बी द करेक्ट आंसर। और अगर आपने अपने कमेंट सेक्शन में ब्रोकली लिखा है, फर्स्ट ऑप्शन लिखा है, तो दैट इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, सो यू गॉट इट करेक्ट इफ़ यू हैव रिटन ऑप्शन ए एज योर आंसर। ओके, सो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। आई होप एवरीवन इज़ रेडी नाउ। प्लीज़ नाउ फोकस ऑन द स्क्रीन एंड सी व्हाट यू शुड राइट फॉर द सेकेंड वन। सो आपको आपकी स्क्रीन पे सेकेंड क्वेश्चन दिख रहा होगा। सेकेंड क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, फोटोसिंथेसिस नीड्स डैश गैस। फर्स्ट इज ऑक्सीजन, सेकंड नाइट्रोजन, थर्ड इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड लास्ट इज नन ऑफ दीज, नन ऑफ द ऑप्शंस करेक्ट। ओके, सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अब मुझे बताइए कि फोटोसिंथेसिस में ऐसा कौन सा गैस है जो फोटोसिंथेसिस करने के लिए ज़रूरत पड़ता है। पहला ऑप्शन आपको दिया गया है ऑक्सीजन गैस, दूसरा नाइट्रोजन गैस, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड फोर्थ इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही होना चाहिए? आपको जो भी ऑप्शन सही लगता है क्विकली राइट दैट इन द कमेंट सेक्शन, और जैसे ही यहाँ पर मैं जवाब बताऊँगी यू कैन जस्ट चेक वेदर योर ओन आंसर कि आपने सही लिखा है या नहीं, ठीक है। सो याद करिए कि फोटोसिंथेसिस में आपको क्या बताया गया है कि कौन सा गैस ज़रूरी होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, एंड उसको फटाफट से अपने कमेंट सेक्शन में लिखिए, ठीक है। ऑल राइट, चलिए अभी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, इसका आंसर क्या होना चाहिए।
फोटोसिंथेसिस करने के लिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपने ऑक्सीजन चूज़ किया है तो वो सही नहीं होगा, नाइट्रोजन चूज़ किया है तो भी सही नहीं होगा, एंड नन ऑफ दीज भी सही नहीं होगा। तो सही ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, तीसरा ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इस्तेमाल करके ही फोटोसिंथेसिस हो सकता है। ऑक्सीजन गैस बनता है फोटोसिंथेसिस में, इट इज़ सिंथेसाइज्ड इन द प्रोसेस एज अ बाई प्रोडक्ट। तो ऑक्सीजन गैस बनता है फोटोसिंथेसिस में। जैसे फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, फूड प्रिपेयर करते हैं, तो उस फूड के साथ एक साइड में गैस भी बनता है एज अ बाई प्रोडक्ट विच इज़ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन गैस बनता है, लेकिन फोटोसिंथेसिस करने के लिए जो गैस चाहिए दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। Okay, so the end product is oxygen gas, but the initial raw material that is required for doing photosynthesis is one of the gas is कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड आपका सही आंसर होना चाहिए। अगर आपने ऑक्सीजन लिखा है देन इट इज़ नॉट करेक्ट, ओके। एंड नाइट्रोजन भी सही नहीं होगा, एंड नन ऑफ दीज भी सही नहीं है। सो कार्बन डाइऑक्साइड इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप आप लोगों ने ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड ही लिखा है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। Next question, I'll just zoom it out so that you can read it properly. Right, question 3, vitamins are required in dash quantities in our body. Option A large, option B very small, option C medium, and option D negligible. Your time starts now. Vitamins हमारे बॉडी में कितने क्वांटिटी में ज़रूरत होता है? बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, बहुत कम क्वांटिटी में, मीडियम क्वांटिटी में, या ना के बराबर क्वांटिटी में? नेग्लिजिबल मतलब ना के बराबर, है ना, बिल्कुल नहीं, दैट इज़ नेग्लिजिबल। सो आपको क्या लगता है कि विटामिन्स हमें कितना ज़्यादा कंज्यूम करना चाहिए? बहुत ज़्यादा कंज्यूम करना चाहिए, बहुत कम कंज्यूम करना चाहिए, मीडियम कंज्यूम करना चाहिए, या नेग्लिजिबल अमाउंट में कंज्यूम करना चाहिए? सो वट एवर यू थिंक द आंसर, कि आपको लगता है कि यही आंसर आपका सही होगा, आप उस आंसर को अपने कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एंड देन फाइनली देन यू कैन चेक योर ओन आंसर कि आपका आंसर आज का सही है या नहीं है क्वेश्चन 3 के लिए, ठीक है। सो इफ़ यू थिंक दैट इज़ करेक्ट देन राइट दैट इन द कमेंट सेक्शन। फाइनली हम लोग चेक करेंगे, ओके। चलिए इसका आंसर डिस्कस करते हैं। सो इसका जो आंसर है दैट इज़ वेरी स्मॉल, ओके, वेरी स्मॉल। सो विटामिन्स आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज़ इन आवर बॉडी। बहुत ज़्यादा विटामिन्स कंज्यूम करने से वो हमारे बॉडी में टॉक्सिसिटी जनरेट करता है, तो दैट इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, दैट इज़ हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। इसीलिए विटामिन्स को बहुत कम भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम नहीं करना चाहिए, और बिल्कुल तो ऐसा नहीं है कि नेग्लिजिबल अमाउंट तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। वेरी लेस क्वांटिटी में कंज्यूम करेंगे, बहुत कम क्वांटिटी में कंज्यूम करेंगे, लेकिन कंज्यूम ज़रूर करेंगे। विटामिन्स कंज्यूम नहीं करने से क्या प्रॉब्लम होता है ये आप बता सकते हैं कि आपने कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर हम विटामिन्स कंज्यूम करना छोड़ देंगे तो फिर हमारे बॉडी में क्या प्रॉब्लम्स आएगा? If you know the answer then quickly write that in the comment section. That is not one of the objective type, but if I ask you what happens if vitamins are not consumed at all, ठीक है, अगर हम विटामिन्स बिल्कुल कंज्यूम नहीं करेंगे तो हमारे बॉडी में क्या चेंजेस आएगा, या फिर कुछ अलग होगा क्या हमारे बॉडी के साथ? तो ये चीज़ आपको बताना है अपने कमेंट सेक्शन में। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, यू कैन टाइप योर आंसर एंड राइट। सोच के बताइए कि ये विटामिन्स इतना हमारे बॉडी में इम्पॉर्टेंट है कि उसको कंज्यूम नहीं करेंगे तो कोई प्रॉब्लम होगा, या फिर बिल्कुल ऐसा इंपॉर्टेंस नहीं है विटामिन का कि कंज्यूम नहीं भी करेंगे तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसको सोचिए, ये आपने पहले पढ़ा हुआ है। दिस इज़ फ्रॉम चैप्टर नंबर 2, यू हैव ऑलरेडी रेड दिस पार्ट, यू हैव रेड अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ विटामिन्स ऑलरेडी, सो यू नो इट, आप जानते हैं। बस उसको आपको टाइप करना है एंड यू जस्ट हैव टू राइट द आंसर एंड जस्ट रिप्लाई बैक कि आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। जल्दी से बताइए,
क्या लिखेंगे इसके बारे में कि विटामिन्स को हम लोग बिल्कुल कंज्यूम नहीं करते हैं तो क्या होगा, क्या असर होगा हमारे बॉडी में। ओके, सो विटामिन्स को अगर हम बिल्कुल कंज्यूम नहीं करते हैं, लेट अस डिस्कस द आंसर नाउ, कि विटामिन्स अगर कंज्यूम नहीं होगा तो हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप का डेफिशिएंसी डिजीज़ होने लगेगा। आवर बॉडी इज़ गोइंग टू सफ़र फ्रॉम वेरियस डेफिशिएंसी डिजीजेज़ एंड ऑल दोज डिजीजेज़ आर गोइंग टू मेक अस वेरी वीक एंड बहुत ज़्यादा वीकनेस होने के वजह से, मैल न्यूट्रिश्ड होने के वजह से हो सकता है कि हमारा बॉडी बहुत दिनों तक सर्वाइव ना कर पाए। ठीक है, सो विटामिन्स का कमी के वजह से, विटामिन्स कंज्यूम नहीं करने के वजह से अप्रोप्रिएट अमाउंट में, या बिल्कुल कंज्यूम नहीं करने से हमारे बॉडी में वेरियस डेफिशिएंसी डिजीज़ेज़ होने लगते हैं एंड डेफिशिएंसी डिजीज़ेज़ हमको वीक बना देते हैं, हमारे डिफरेंट बॉडी फंक्शंस को हैम्पर करते हैं, जिसके वजह से हम लोग को सर्वाइव करने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, सो इसीलिए विटामिन्स को कंज्यूम तो करना चाहिए लेकिन वेरी लेस क्वांटिटी में कंज्यूम करना चाहिए। ओके, सो राइट, दैट वाज ऑल। एंड चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है राइटिंग फुल फॉर्म्स। सो क्वेश्चन 4 इज यू जस्ट हैव टू राइट फुल फॉर्म्स ऑफ ORS, CFL एंड LED। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो चलिए बताइए, आपने ORS सेकेंड चैप्टर में पढ़ा है, CFL LED यू हैव रेड दैट इन आई गेस लाइट शैडोज एंड रिफ्लेक्शन में पढ़ा है। आई होप आई एम करेक्ट। लाइट शैडोज एंड रिफ्लेक्शन में हम लोगों ने CFL एंड LED के बारे में डिस्कस किया था एंड देयर आई ऑल्सो टोल्ड यू अबाउट द फुल फॉर्म्स। इट वॉज नॉट गिवन इन द बुक बट मैंने सेपरेटली आपको बताया था, तो आई होप यू रिमेंबर दैट, आपको याद होगा कि इसका फुल फॉर्म क्या होना चाहिए, राइट। तो चलिए जल्दी से मुझे बताइए कि आपका आंसर क्या होगा, फटाफट से मुझे बताइएगा, कमेंट सेक्शन में लिखिए आंसर। ORS, CFL एंड LED, जल्दी से बताइए। चलिए अभी आंसर डिस्कस करते हैं। ORS इज, if you have written this answer then it is absolutely correct. The full form of ORS is oral rehydration solution. Okay, if you have written this it is absolutely correct. CFL के लिए हम लोग लिखते हैं compact, okay, compact fluorescent light, compact fluorescent light। एंड LED के लिए हम लिखते हैं light emitting diode। ओके, लाइट एमिटिंग डायोड। तो अगर आपने लिखा है ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन फॉर द फर्स्ट, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लाइट फॉर द सेकेंड एंड लाइट एमिटिंग डायोड फॉर द थर्ड क्वेश्चन, थर्ड फुल फॉर्म, देन एब्सोल्युटली योर आंसर इज करेक्ट। कोई गलती नहीं है अगर आपने ये तीनों लिखा है। सो इफ़ यू हैव रिटन योर आंसर्स इन द कमेंट्स, प्लीज़ चेक योर स्पेलिंग्स ऑल्सो एट द सेम टाइम। अपने स्पेलिंग्स भी देख लीजिएगा कि आपने सही टाइप किया या नहीं। एंड सब फुल फॉर्म्स में स्पेलिंग वगैरह सारा कुछ सही होगा तो ज़्यादा बेटर होता है। यू शुड नॉट कंटिन्यू विद अ रॉन्ग स्पेलिंग, है ना, नहीं तो आदत रह जाएगी रॉन्ग स्पेलिंग की। ठीक है, सो आई होप आप लोगों का आंसर यही है। एंड चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 says that deficiency of vitamin K causes sores in mouth, soft bones, delayed blood clotting and beriberi, which is the name of a deficiency disease. So your time starts now. आपको बताना है कि विटामिन के कमी के वजह से, उसके डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है, क्या प्रॉब्लम्स होता है। क्या सोर्स इन माउथ होता है, मतलब क्या माउथ में छाले पड़ते हैं, मुंह के अंदर क्या छाले होते हैं। उसके बाद क्या सेकंड ऑप्शन सॉफ्ट बोन्स, क्या हमारे जो हड्डियां हैं क्या वो सॉफ्ट हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं।
डिलेड ब्लड क्लॉटिंग, जिसका मतलब है कि क्या हमें हमारा जो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड है क्या वो देर से होता है, क्या हमारे घाव देर से सूखते हैं, जल्दी हील नहीं होते हैं। देन लास्ट है, क्या बेरी नाम का कोई डेफिशिएंसी डिजीज़ होता है जिसमें नर्वस सिस्टम हमारा इफेक्ट होता है, क्या वो प्रॉब्लम होती है विटामिन के की कमी के वजह से। ये सब सोचिए एंड ध्यान से सोच के मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको सही आंसर पता है और वट एवर आंसर यू थिंक इज़ करेक्ट, क्विकली राइट इन द कमेंट सेक्शन। ऑल राइट, चलिए अभी आंसर डिस्कस करते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के कॉजेज डिलेड ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड को सूखने में या ब्लीडिंग को रोकने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, एंड इफ़ दैट इज़ नॉट हैपनिंग एट अ प्रॉपर टाइम और एट अ प्रॉपर स्पीड, देन बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ब्लड लॉस होने लगता है एंड हमारे जो वुंड्स होते हैं, हमारे जो घाव होते हैं बहुत जल्दी भरते नहीं हैं, वुंड्स हील नहीं हो पाते हैं एंड ब्लीडिंग कंटिन्यू चलती रहती है, तो इससे काफ़ी ब्लड लॉस हो सकता है। तो इसीलिए विटामिन के का कंजम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हमें कभी भी चोट लगती है तो हमारी ब्लीडिंग को रोकने में और ब्लड की क्लॉटिंग करने में मदद करता है, ठीक है। सो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के इज़ गोइंग टू कॉज डिलेड क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, मतलब ब्लड क्लॉटिंग देर से होगा, धीरे धीरे होगा, स्लोली होगा, ओके। सोर्स इन माउथ, सॉफ्ट बोन्स, बेरी these are not caused due to deficiency of vitamin K। ये सब बाकी दूसरे विटामिन एंड मिनरल्स की कमी के वजह से होता है, ओके। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पर। द इलेक्ट्रिसिटी रन लूम्स आर कॉल्ड एज वीविंग लूम्स, पावर लूम्स, हैंड लूम्स, स्पिंडल, ठीक है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जल्दी से फटाफट से बताइए कि इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले लूम्स को क्या कहा जाता है, क्या उनको वीविंग लूम्स कहा जाता है, क्या पावर लूम्स कहा जाता है, हैंड लूम्स कहा जाता है या स्पिंडल कहा जाता है। तो डेफिनेटली सिंस दिस इज़ रिलेटेड टू लूम्स, दैट इज़ अ वीविंग मशीन, इट इज़ रिलेटेड टू वीविंग, दैट मीन्स फाइबर्स। सो ये जो क्वेश्चन है ये चैप्टर नंबर 3 से है, फाइबर टू फैब्रिक, उस चैप्टर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो आपको सोचकर बताना है कि इनमें से कौन सा टर्म सही होगा। इलेक्ट्रिसिटी रन लूम्स को हम इसमें से कौन से वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका क्या एक्चुअल नाम होता है, ओके। इलेक्ट्रिसिटी रन लूम्स को हम क्या कहते हैं। सोचिए, सोच समझ के मुझे जवाब बताइए कमेंट सेक्शन में जल्दी से। एंड अगर आपने अपना जवाब लिख लिया है तो देन अभी जब मैं डिस्कस करूं तो आप अपना जवाब ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि आपने सही लिखा है या नहीं, ठीक है। सो इलेक्ट्रिसिटी रन लूम्स आर कॉल्ड एज पावर लूम्स, उनको पावर लूम्स कहा जाता है। हैंड लूम्स मतलब हैंड ऑपरेटेड वीविंग मशीन्स को हम हैंड लूम्स बोलते हैं। एंड स्पिंडल इज़ नॉट अ लूम, वो एक तरीके का लूम नहीं होता है, दैट इज़ अ काइंड ऑफ अ डिवाइस दैट इज़ यूज्ड फॉर स्पिनिंग पर्पस। स्पिनिंग के लिए स्पिंडल का यूज़ किया जाता है, जिसको हम लोग तकली भी कहते हैं, राइट। एंड वीविंग लूम्स ऐसा कोई वर्ड है नहीं वीविंग लूम्स जैसा, सो ऑप्शन ए इज़ ऑल्सो नॉट करेक्ट, सी एंड डी भी करेक्ट नहीं है, सो ऑप्शन बी करेक्ट है, ओके। पावर लूम्स इज़ द करेक्ट आंसर। तो अगर आपने अपने कमेंट सेक्शन में ऑप्शन बी लिखा है, पावर लूम लिखा है, तो योर आंसर इज़ परफेक्टली करेक्ट, ओके। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज़ अबाउट सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स आर बायोडिग्रेडेबल, पोरस इन नेचर, इको फ्रेंडली, नॉन बायोडिग्रेडेबल। अगेन योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अभी सोच के बताइए, 1 मिनट का टाइम है, सोचिए और बताइए कि सिंथेटिक फाइबर्स क्या बायोडिग्रेडेबल होते हैं, क्या पोरस इन नेचर होते हैं। पोरस इन नेचर मतलब क्या उनमें बहुत सारे पोर्स होते हैं, क्या वो अपने थ्रू एयर पास करने देते हैं या नहीं। इको फ्रेंडली होते हैं मतलब क्या वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं, क्या वो इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, क्या वो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं। तो इन सारे वर्ड्स को समझिए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो सिंथेटिक फाइबर से रिलेटेड है, और बाकी के जितने 3 ऑप्शंस होंगे वो रिलेटेड नहीं होंगे, तो आपको उसको चुनना है जो सिंथेटिक फाइबर के बारे में सबसे सही बात कह रहा है, ओके। सो थिंक अबाउट द ऑप्शंस एंड देन क्विकली राइट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। एंड जैसे ही आपका आंसर हो जाएगा देन वी कैन
quickly check it. Okay, so come on, now let's check the answer. What should be the answer? Synthetic fibers are non biodegradable. वो ज़मीन में जाने के बाद पूरी तरीके से बरी नहीं होते हैं. They don't decompose themselves properly and they remain in the soil for a very long period of time. So that is why they are non biodegradable. इसीलिए वो eco friendly तो बिल्कुल नहीं होंगे और biodegradable भी बिल्कुल नहीं होंगे. Porous in nature भी नहीं होते हैं. They don't have very small pores present in them. They are very tightly woven or very tightly knitted, जिसके वजह से वो इलास्टिक तो हो जाते हैं लेकिन उनमें पोर्स उतना नहीं होता है नेचुरल फाइबर्स की तरह. इसीलिए वो अपने थ्रू एयर पास करने नहीं देते हैं. इसलिए सिंथेटिक फाइबर्स को जब हम पहनते हैं, व्हेन वी वियर सिंथेटिक फाइबर्स, synthetic fabrics, then it is not very comfortable to wear because it does not allow the body heat to go out of the clothes and it does not allow the cold air to come inside the body to make us feel comfortable. तो ऐसा चीज़ नहीं होता है सिंथेटिक फैब्रिक के केस में. ये कॉटन वगैरह पहनेंगे जो नेचुरल फाइबर के बने हुए होते हैं तो उसमें थोड़ा कंफर्टेबल लगता है बिकॉज इट इज़ वेरी पोरस इन नेचर एंड इट अलाउज द स्वेट टू इवापोरेट वेरी इजीली. बट ऐसा कुछ सिंथेटिक फाइबर्स में नहीं होता है. सो इसीलिए ऑप्शन ए, बी एंड सी करेक्ट नहीं होगा. ऑप्शन डी अगर आपने अपने आंसर में लिखा है तो डेफिनेटली इट इज़ द करेक्ट आंसर. नॉन बायोडिग्रेडेबल ही यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट होगा. ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन बेस्ड ऑन फुल फॉर्म्स. आपको MKS, CGS एंड FPS का फुल फॉर्म्स लिखना है. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. 1 minute of time you have. Quickly type the full forms in your comment section and quickly tell me what should be the answer. MKS, CGS, FPS का फुल फॉर्म्स आपने कहीं पढ़ा है? कौन से चैप्टर में पढ़ा है? इफ़ यू रिमेंबर आपने इसको पढ़ा है चैप्टर नंबर 11 में. मेजरमेंट एंड मोशन में हम लोग डिफरेंट टाइप के यूनिट सिस्टम्स पढ़ रहे थे. वहाँ मैंने आपको बताया था कि अलग अलग टाइप के यूनिट सिस्टम्स होते हैं और उनको अलग अलग एब्रीविएशंस दिया गया है एंड उन्हीं एब्रीविएशंस का अभी हम आपको फुल फॉर्म पूछ रहे हैं. ठीक है, उस टाइम हम लोगों ने फुल फॉर्म्स डिस्कस किया था. सो इफ़ यू रिमेंबर दैट यू आर डेफिनेटली गोइंग टू आंसर इट वेरी ईजीली. देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर लिखता है. So it is very very easy students. Come on, you can write the answer in the comment section. It's very easy. चलिए अभी हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए. सबसे पहला फुल फॉर्म MKS, that stands for M stands for meter, K stands for kilogram and S stands for second. Meter, kilogram, second unit system, that is MKS unit system. Okay, similarly CGS, C stands for centimeter, G stands for gram and S stands for second. So centimeter, gram, second unit system, that is CGS unit system. Okay, similarly for FPS, F stands for foot, P stands for pound and S stands for second. So foot, pound, second unit system, that is FPS unit system. So if you have written these as your answer, then your answer is absolutely correct. अगर आपने मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड एंड फुट, पाउंड, सेकेंड लिखा है respectively for the first three full forms here, then your answer is absolutely correct. ठीक है. So चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पर, that is question number 9. Question number 9 says the standard unit of length is meter, foot span, hand span or cubit. Your time starts now. अब आपको सोचकर बताना है कि इनमें से लेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट कौन सा है. क्या वो मीटर है, क्या वो फुट स्पैन है, क्या वो हैंड स्पैन है या फिर क्या वो क्यूबिट है. तो इन चारों ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए और सोचकर मुझे बताइए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन स्टैंडर्ड यूनिट होता है लेंथ का और बाकी के जितने ऑप्शंस होंगे वो स्टैंडर्ड यूनिट नहीं होंगे. तो उस हिसाब से सोचिए और मुझे बताइए कि यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए.
So you just have 1 minute of time to answer and you have to answer it very quickly. चलिए जल्दी जल्दी से सारे स्टूडेंट्स को आंसर करना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही 2-3 बच्चे लिख रहे हैं, वैसे नहीं है, सबको आंसर करना है. एवरीबडी हैज़ टू पार्टिसिपेट एंड राइट देयर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन. ठीक है, सो आई होप अब तक आप लोगों ने आंसर लिख लिया होगा. सो नाउ लेट अस डिस्कस द आंसर कि इसका आंसर क्या होना चाहिए. इसका आंसर होना चाहिए मीटर. मीटर शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर स्टैंडर्ड यूनिट of length. So first option, that is meter, is correct here because meter standard unit है, SI unit है length का. and foot span, hand span and cubit, ये जो 3 मैंने यहाँ लिखा है, foot span, hand span and cubit, ये सब नॉन स्टैंडर्ड यूनिट है. और उस टाइम हम लोग जब चैप्टर पढ़ रहे थे उस टाइम हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स क्या होते हैं. नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स ऐसे यूनिट्स होते हैं जो पर्सन टू पर्सन वैरी करते हैं एंड इट इज़ नॉट फिक्स्ड एट अ प्लेस और फॉर अ पर्सन, इट इज़ गोइंग टू वैरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस and from person to person. So these units are not fixed, these units are variable in nature and that is why they cannot be used for throughout the world, they cannot be used throughout the world, it cannot be considered as universal units and that is why these are non-standard units. So foot span, it depends on the size of the foot, hand span depends on the size of the hand and cubit also depends on the size of the hand. So हाथ और पैर के साइज़ पर अगर किसी का यूनिट का वैल्यू डिपेंड करेगा, मैग्नीट्यूड डिपेंड करेगा, तो सबका हाथ और पैर का साइज़ अलग अलग होता है. एवरी वन हैज़ डिफरेंट साइजेस ऑफ हैंड्स एंड लेग्स. सो दैट इज़ वाई वी कैन नॉट यू नो मेक दीज यूनिट्स यूनिवर्सल. इसको पूरे दुनिया में हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं. दैट इज़ वाई दीज आर नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स, राइट. ठीक है, सो इसीलिए फुट स्पैन, हैंड स्पैन एंड क्यूबिट यहाँ करेक्ट आंसर नहीं होगा. स्टैंडर्ड यूनिट मीटर होगा क्योंकि वो सबके लिए, हर एक कंट्री में सारे लोगों के लिए मीटर का मतलब कितना होता है, दैट इज़ 100 सेंटीमीटर, एवरीबडी नोज इट. सो उसका जितना मैग्नीट्यूड है दैट इज़ फिक्स्ड. ओके, सो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है. ओके, तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 10. So question number 10 says that rectilinear motion is exhibited by merry-go-round, a falling stone, flying bee, all of these. Your time starts now. आप मुझे बताइए कि रेक्टिलिनियर मोशन मतलब एक ऐसा मोशन जिसमें कि बॉडी स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव कर रहा होगा. ऐसा मोशन इनमें से कौन से ऑप्शन में आपको एग्जिबिट होता हुआ दिख रहा है? मैरी गो राउंड जब मूव करता है क्या वो रेक्टिलिनियर मोशन शो करता है? अ फॉलिंग स्टोन, जब एक पत्थर ज़मीन पर नीचे गिरता है तो क्या वो रेक्टिलिनियर मोशन शो करता है? फ्लाइंग बी, अगर एक हनी बी है जो उड़ रहा है हवा में तो क्या वो रेक्टिलिनियर मोशन शो कर रहा है? या फिर इन सारे ऑप्शंस में सारे ऑप्शन ही करेक्ट हैं, मतलब जितना भी हम लोगों ने अभी तक देखा, मैरी गो राउंड, फॉलिंग स्टोन, फ्लाइंग बी, ये सारे ऑप्शंस क्या करेक्ट हैं? ये आपको सोच के बताना है, अपने कमेंट सेक्शन में लिखकर आंसर देना है. ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग डिस्कस करते हैं इसका आंसर. सो इसका करेक्ट आंसर होगा फॉलिंग स्टोन. फॉलिंग स्टोन शोज अ स्ट्रेट लाइन पाथ एंड इट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ, तो इसीलिए ये लीनियर मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन शो करता है. बाकी जो मैरी गो राउंड के बारे में यहाँ बात हो रहा है कि मैरी गो राउंड जब घूमता है तो वो एक तरीके का मोशन शो करता है जिसको हम क्या कहते हैं, रोटेशनल मोशन शो करता है. रोटेशनल मोशन में ऑब्जेक्ट इज फिक्स्ड एट इट्स ओन प्लेस बट अदर बॉडी पार्ट्स आर कॉन्स्टेंटली रोटेटिंग अबाउट अ एक्सिस, कॉन्स्टेंटली मूविंग अबाउट अ एक्सिस. सो मैरी गो राउंड में भी वही है, मैरी गो राउंड तो एक ही जगह खड़ा रहता है ना, एक ही जगह वो फिक्स्ड रहता है, बट इसके बाकी जो पोर्शंस है, बाकी जो पार्ट्स होते हैं मैरी गो राउंड के, वो एक रॉड के चारों तरफ, एक एक्सिस के चारों तरफ, एक सेंट्रल एक्सिस के चारों तरफ घूमते रहते हैं, रोटेट करते रहते हैं. इसीलिए मैरी गो राउंड रोटेशनल मोशन शो कर रहा है. फ्लाइंग बी तो हर एक तरीके का मोशन शो करता है, मतलब इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोशंस. सो इसीलिए फ्लाइंग बी इज शोइंग रैंडम मोशन. ओके, इट इज शोइंग रैंडम मोशन, राइट. तो इसीलिए फॉलिंग स्टोन विल बी द करेक्ट आंसर हियर.
बिकॉज फॉलिंग स्टोन पे ग्रेविटी एक्ट करती है, उसको अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स खींचता है अपने तरफ, जिसके वजह से वो नीचे की तरफ ही गिरता है और एक स्ट्रेट लाइन पाथ में गिरता है। ठीक है, सो दैट इज़ वाई दैट्स अ रेक्टिलिनियर मोशन एग्जाम्पल। चलिए इसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। द ट्रांसपेरेंट मटीरियल इज वैक्स, पेपर, एयर, फ्रॉस्टेड ग्लास और वुडन टेबल। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आप मुझे बताइए कि इन चारों ऑप्शंस में से वैक्स, पेपर, एयर, फ्रॉस्टेड ग्लास, वुडन टेबल में से ट्रांसपेरेंट मटेरियल कौन सा है। ट्रांसपेरेंट मतलब जिसके आर पार आप देख सकते हैं क्लियरली, या फिर जिसके थ्रू लाइट रेज आराम से पास कर सकते हैं विदाउट फेसिंग एनी काइंड ऑफ डिफ़िकल्टी, जो पूरी तरीके से लाइट रेज को अपने थ्रू पास करने देता है और लाइट रेज को ब्लॉक नहीं करता है। ओके, तो ऐसा कौन सा मटेरियल है यहाँ पर? क्या वैक्स पेपर के थ्रू ऐसा होता है, या एयर के थ्रू ऐसा होता है, या फ्रॉस्टेड ग्लास में ऐसा होता है, या वुडन टेबल में ऐसा होता है? तो सोचिए और मुझे बताइए, एंड सारे लोगों को आंसर करना है कमेंट सेक्शन में। जल्दी जल्दी बताइएगा कि इसका आंसर आप क्या चाह रहे हैं कि होना चाहिए, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर। तो चलिए अभी हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। करेक्ट आंसर इसका है एयर। एयर इज़ द ट्रांसपेरेंट मटेरियल। एयर के थ्रू लाइट रेज आराम से पार कर जाते हैं, एयर के थ्रू हम देख पाते हैं। एंड वैक्स पेपर, फ्रॉस्टेड ग्लास, वुडन टेबल के थ्रू ऐसा नहीं हो पाता है। वैक्स पेपर एंड फ्रॉस्टेड ग्लास ये दोनों जो हैं वो ट्रांसलूसेंट मटेरियल के एग्जाम्पल हैं। एंड वुडन टेबल के बारे में जो यहाँ लिखा हुआ है, वुडन टेबल तो एक तरीके से ओपेक है, वो बिल्कुल भी लाइट पास करने अपने थ्रू नहीं देता है, उसके आर पार हम बिल्कुल नहीं देख सकते हैं। सो वो एक ओपेक ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल है। वैक्स पेपर एंड फ्रॉस्टेड ग्लास आर ट्रांसलूसेंट मटीरियल्स, वेयर एज एयर इज़ अ ट्रांसपेरेंट मटीरियल। ओके, तो अगर आपने ऑप्शन बी लिखा है अपने आंसर में, देन इट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट, नो प्रॉब्लम। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विच डायग्राम शोज अ बीम ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स ए, बी, सी एंड डी। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। यहाँ पर आपको डायग्राम को देख के बताना है कि कौन से डायग्राम में एक बीम ऑफ लाइट बाहर निकल रहा है एक पॉइंट सोर्स से। ठीक है, तो लाइट का सोर्स एक पॉइंट सोर्स है और उस पॉइंट सोर्स से जब लाइट बीम बाहर निकलेगा तो उसका डायग्राम हम कैसा बनाएंगे। क्या उसका डायग्राम ए जैसा होगा, क्या उसका डायग्राम बी जैसा होगा, क्या उसका डायग्राम सी जैसा होगा, या डायग्राम उसका डी जैसा होगा। तो आप सोचिए, आपको लाइट शैडोज रिफ्लेक्शन में इसके बारे में पढ़ाया गया है कि जब एक बीम ऑफ लाइट पॉइंट सोर्स से बाहर निकलता है तो उसका डायग्राम कैसा बनता है। हम लोगों ने डायग्राम्स भी डिस्कस किए थे, तो अगर आपको वो चीज़ याद है तो यहाँ पर आंसर करना आपके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जल्दी जल्दी सोचिए और बताइए, फटाफट से आंसर लिखिए कमेंट सेक्शन में, तो सो दैट हम लोग यहाँ पर चेक भी कर सकें आंसर को, है ना। ठीक है, चलिए अभी हम लोग डिस्कस करते हैं इसका आंसर क्या होना चाहिए। इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में जिस तरीके का डायग्राम बना हुआ है कि एक पॉइंट सोर्स दिखाने के लिए यहाँ पर एक सर्कल बना हुआ है छोटा सा, एंड द एरोज आर गोइंग आउटवर्ड, इट इज़ डाइवर्जिंग, इट इज स्प्रेडिंग इन ऑल सॉर्ट्स ऑफ डायरेक्शन। सो ये एक ऐसा डायग्राम है जो ये बता रहा है कि बीम ऑफ लाइट बाहर निकल रहा है फ्रॉम पॉइंट सोर्स। बाकी के डायग्राम में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर तो लाइट रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दे रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। डी इज़ डेफिनेटली नॉट हैपनिंग हियर। ओके, बी भी नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि ये पैरेलल बीम शो करता है। ठीक है, पैरेलल बीम शो करता है जो कि पॉइंट सोर्स से तो बिल्कुल बाहर नहीं निकल सकता। पॉइंट सोर्स से कभी पैरेलल बीम बाहर नहीं निकलता है। पॉइंट सोर्स से हमेशा लाइट रेज डाइवर्ज करते हुए बाहर निकलते हैं, स्प्रेड होते हुए बाहर निकलते हैं, जैसे कि सी वाले डायग्राम में शो किया गया है। यहाँ पर लाइट रेज क्या हो रहा है, इस तरीके से डाइवर्ज हो जा रहा है, स्प्रेड हो जा रहा है। तो इस तरीके का डायग्राम ही आपको पॉइंट सोर्स के लिए समझ करके रखना है कि पॉइंट सोर्स हमेशा इस तरीके का ही डायग्राम बनाना है पॉइंट सोर्स में। ये वाला तो बिल्कुल ही नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसमें आपको दो तरीके के एरो दिख रहे हैं, एक तो आउटवर्ड है, दूसरा इनवर्ड है। तो आउटवर्ड इनवर्ड दो एरोज नहीं हो सकते हैं लाइट रेज में, लाइट का एक ही डायरेक्शन होता है।
वो दो दो डायरेक्शंस लेकर काम नहीं करता है। अगर उसको एक डायरेक्शन में जाना है तो इट इज़ गोइंग टू गो टू दैट डायरेक्शन ओनली, इट कैन नॉट कम बैक अगेन। लाइक बिना अगर उसके सामने अगर कुछ दूसरा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जो उसको रिफ्लेक्ट कर पाए, तो हम इस तरीके से डबल हेडेड एरोज नहीं दिखा सकते हैं लाइट बीम में, ठीक है। लाइट बीम हमेशा रेज ऑफ लाइट से बनता है, तो रेज ऑफ लाइट हमेशा उसमें सिंगल एरो होता है, डबल एरोज नहीं होते हैं, तो इसलिए हम इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ए भी करेक्ट नहीं है, बी भी करेक्ट नहीं है, डी भी करेक्ट नहीं है, लेकिन सी थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट। थर्ड ऑप्शन में जो डायग्राम बना हुआ है दैट इज एग्जैक्टली शोइंग व्हाट इज बीइंग आस्क्ड इन द क्वेश्चन। तो अगर आपने सी लिखा है देन योर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पार्शियल dark region of a shadow is umbra, penumbra, partial lunar eclipse, partial solar eclipse. Your time starts now. तो partial dark region एक shadow का हल्का dark region, उस region को हम क्या कहते हैं? क्या उसको umbra कहा जाता है? क्या वो penumbra होता है? क्या उसको हम partial lunar eclipse बोलते हैं या उसको partial solar eclipse बोलते हैं? तो सोचिए, आपको ये लाइट शैडोज रिफ्लेक्शन में पढ़ाया गया है, यू माइट बी रिमेंबरिंग दिस कि आपको इसमें क्या जवाब लिखना है। सो इफ़ यू रिमेंबर इट देन क्विकली राइट डाउन योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन सो दैट हम लोग इसको चेक भी कर पाएंगे। आप स्क्रीन से देखिएगा कि आपका आंसर सही है या नहीं। तो क्विकली मुझे बताइए वेदर इट इज़ ऑप्शन ए, इज़ इट ऑप्शन बी, इज़ इट ऑप्शन सी और इज़ इट ऑप्शन डी। पार्शियल डार्क रीजन को हम क्या कहते हैं? जल्दी जल्दी फटाफट से सोच के बताइए। ओके, चलिए अभी हम लोग डिस्कस करते हैं आंसर। सो यहाँ पर आंसर होना चाहिए पार्शियल डार्क रीजन के लिए जो आंसर होता है वो होगा पेनम्ब्रा। अगर आपने अम्ब्रा लिखा है तो दैट इज़ द टोटल डार्क रीजन। ओके, सो अम्ब्रा इज द टोटल डार्क रीजन ऑफ द शैडो। पार्शियल लूनर एंड पार्शियल सोलर एक्लिप्स तो होगा ही नहीं, तो अम्ब्रा भी आप नहीं लिख सकते हैं क्योंकि वो टोटल डार्क रीजन के बारे में बता रहा है। पेनम्ब्रा आपका करेक्ट आंसर होगा, पेनम्ब्रा आपको लिखना है। पेनम्ब्रा इज द पार्शियल डार्क रीजन, हल्का डार्क रीजन होता है, पूरी तरीके से डार्क नहीं होता है। पेनम्ब्रा रिसीव्स सम अमाउंट ऑफ लाइट एंड इट इज एंड ड्यू टू दैट रिसीविंग ऑफ सम अमाउंट ऑफ लाइट इट इज़ अ पार्शियल डार्क रीजन, नॉट अ टोटल डार्क रीजन। ओके, चलिए अभी आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 and this is asking you that the laterally inverted letter is capital A, capital R, capital O and capital M. So your time starts now. चलिए last 1 minute to answer this question. Quickly tell me what should be the answer. इन सारे अल्फ़ाबेट्स में से आपको क्या लगता है कि कौन सा ऐसा अल्फ़ाबेट होगा जो लैटरली इन्वर्टेड होगा? मतलब जिसको अगर हम किसी पेपर पे लिखते हैं और उसको अगर हम आईने में देखना चाहेंगे, मिरर में देखना चाहेंगे, तो वो बिल्कुल ऑपोजिट दिखेगा, उल्टा पुल्टा दिखेगा, अलग दिखेगा, है ना। तो ऐसा कौन सा लेटर है जैसा कि मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया कि वो लेफ़्ट राइट उसका रिवर्सल हो जाएगा, इट इज़ गोइंग टू लुक वेरी ऑपोजिट। तो ऐसा कौन सा लेटर है? तो 4 ऑप्शंस है, क्विकली टेल मी विच लेटर डू यू थिंक इज़ लैटरली इन्वर्टेड हियर। तो जल्दी से मुझे बताइए कि ऑप्शन आपको कौन सा सही लगता है। ठीक है, सही ऑप्शन कमेंट सेक्शन में लिखिए। चलिए अब हम लोग आंसर डिस्कस करते हैं। यहाँ पर अगर मैं देखूँ कि अगर मैं इसको डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करना चाहूँ तो मान लो अगर इसके सामने अगर एक मिरर रखा हुआ है इस तरीके से, और इस मिरर में अगर ए का इमेज बनेगा तो कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। अगर यहाँ पर एक मिरर रखा हुआ है और मुझे आर का इमेज बनाना है तो कैसा बनेगा? इट इज़ गोइंग टू बी लाइक दिस। ठीक है, आर का इमेज कुछ ऐसा बनेगा। ओ का अगर मुझे इमेज बनाना है तो कैसा बनेगा? ओ का इमेज भी बिल्कुल ऐसा ही बनेगा। फिर एम का अगर मुझे इमेज बनाना है तो कैसा बनेगा? एम इज़ गोइंग टू लुक लाइक दिस। ओके, तो ए बिल्कुल ए जैसा ही दिख रहा है, ओ बिल्कुल ओ जैसा ही दिख रहा है, एम बिल्कुल एम जैसा ही दिख रहा है, लेकिन आर आर के जैसा नहीं दिख रहा है, आर बिल्कुल ऑपोजिट दिख रहा है, मतलब लैटरली इन्वर्टेड दिख रहा है। तो ए बोलेंगे, ओ या फिर एम,
ये जो 3 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी, ये सब क्या है? ये सब लैटरली सिमेट्रिकल हैं, ठीक है। मतलब जिसमें लैटरल इन्वर्जन काम नहीं कर रहा है, वो बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है जैसा वो है, ऑब्जेक्ट की तरह ही इमेज है, कोई लेफ्ट राइट रिवर्सल नहीं हो रहा है, वो बिल्कुल उल्टा नहीं दिख रहा है, आईने में जैसा है वो वैसा ही दिख रहा है। सो दीज आर लैटरली सिमेट्रिकल लेटर्स, राइट। और ये जो ऑप्शन बी हम लोगों ने यहाँ डिस्कस किया है, आर, जो उल्टा दिख रहा है आईने में, इसको हम कहेंगे क्या? लैटरली इन्वर्टेड लेटर, ओके। सो इसीलिए हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ऑल राइट, सो आई होप आपको आज के क्वेश्चन आंसर सीरीज़ में अच्छा लगा होगा एंड यू आर इन्जॉइंग दिस रिविजन। एंड अगर आप पढ़ के आएँ तो डेफिनेटली इन्जॉय करेंगे, नहीं पढ़ के आए हैं तो इन्जॉय नहीं करेंगे, बिकॉज यू वोंट बी एबल टू आंसर क्वेश्चंस। तो इसीलिए आगे के रिविजन में अगर आज आप पढ़ के नहीं आए थे एंड यू आर नॉट एबल टू आंसर द क्वेश्चंस प्रॉपरली, तो कोई बात नहीं, आगे की क्लास में भी इस तरीके से रिविजन होंगे। तो अब आप एग्ज़ाम्स के लिए भी पढ़ना शुरू कर दीजिए एंड रिवाइज करके आइए। अगर आपको चैप्टर वाइज रिवीजन चाहिए होगा तो देन यू कैन राइट दैट इन द कमेंट सेक्शन कि कौन से स्पेसिफिक चैप्टर से आपको ज़्यादा क्वेश्चंस चाहिए, तो हम उसका क्वेश्चन ज़्यादा हम अपने रिवीजन में इंक्लूड करेंगे, तो वो आप अपने कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इफ़ यू वांट one specific chapter to be there in the revision or all the chapters together in the revision, या फिर किसी एक चैप्टर पे ज़्यादा questions अगर आपको चाहिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा अभी। एंड आई एम गोइंग टू कीप दैट इन माइंड एंड अकॉर्डिंगली रिविजन क्लास को हम उसी तरीके से प्लान कर लेंगे, ठीक है। सो पढ़ के आइएगा रिविजन क्लास में, तभी मज़ा है रिविजन क्लास करने में, अदरवाइज इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी बोरिंग, क्योंकि अगर आप आंसर नहीं कर रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। आपके लिए भी बेनिफिशियल नहीं है, मेरे लिए भी बेनिफिशियल नहीं है। सो इसीलिए पढ़ के आइएगा क्लास में, आंसर करिएगा, देन इट इज़ गोइंग टू बी वेरी मच फन फॉर me also as well as for you also, okay। So thank you everyone for attending today's class. We are going to meet tomorrow at the same time, and this kind of revision is going to continue tomorrow as well। And let me see, अगर सेकेंड टर्म के और भी चैप्टर्स अगर पढ़ाना होगा तो आई एम गोइंग टू डिस्कस विद अदर टीचर्स ऑल्सो। अगर आगे पढ़ाया जा रहा है तो देन वी कैन ऑल्सो कंटिन्यू विद द सेकेंड टर्म पोर्शन, अगर नहीं तो देन वी कैन कंटिन्यू विद द रिविजन, okay। So thank you everyone, we'll meet tomorrow at the same time and we'll continue with the revision tomorrow as well, okay। Thank you।